I decided to conduct a special military operation. We urge you to lay down arms immediately and go home. Whoever would try to stop us should know that Russia's response will be immediate and lead you to such consequences that you have never faced in your history. Russia has invaded Ukraine. The attack began early this morning. Most of Ukraine was fast asleep. They were woken up by loud explosions. As it turned out, they were cruise missile strikes. We begin our show with that breaking news out of Ukraine and the besieged southern city of Mariupol. This morning, Russia's defense minister told President Putin that Russian forces have fully captured the city except for that steel plant. About 2,000 Ukrainian troops are said to be holed up. It's to the war in Ukraine now, and Kyiv says its troops have liberated more than 20 settlements in the past 24 hours as they continue a rapid advance in the eastern Kharkiv and Donetsk regions. याद है अफगानिस्तान का वो सीन? और इसके कुछ दिन बाद ही तालिबान ने पूरी तरह अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। एक्चुअली में रशिया यूक्रेन के साथ कुछ ऐसा ही करना चाहता था, बट वी ऑल नो क्या हुआ। भारी मिस्टेक हो गया सर। और अभी तो यूक्रेन उन जगहों को वापस ले रही है जिन जगहों को रशिया ने युद्ध के शुरुआत में कब्जा किया था। और यदि प्रेसिडेंट जेलेंस्की की माने तो यूक्रेन ने अभी तक 2000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक का क्षेत्रफल रिकवर किया है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। बट सबसे बड़ा सवाल, रशिया की ऐसी हालत हुई कैसे? हम सब तो जानते थे कि रशिया बहुत ताकतवर है और यूक्रेन के मुकाबले तो रशिया की सेना बहुत ही एडवांस और बड़ी है। मैं इस वीडियो में आपको 5 कारण बताऊंगा जिसके कारण रशिया की ये हालत हुई है। कहते हैं ना, जब बात अपने पर आती है तो आदमी कुछ भी कर जाता है, और यहाँ तो मामला पूरे देश का है और यही से ही यूक्रेनियन लोगों को एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलती है। पर कहते हैं ना, मोटिवेशन से लड़ाई नहीं जीती जाती। लड़ाई जीतने के लिए चाहिए क्वालिटी वेपन्स, जो कि यूक्रेन के पास नहीं थे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और यहाँ से पिक्चर में आती है वेस्टर्न कंट्रीज, जिन्होंने भर भर कर यूक्रेन को हथियार दिए। यदि आंकड़ों की बात करें तो यूएस ने अभी तक $15.2 बिलियन तक के हथियार यूक्रेन को दिए हैं, which include 8,500 Javelin anti-tank missile, 16 artillery rocket system, 200 Switchblade drones, hundreds of armored high-mobility multi-purpose vehicle, 126 howitzer gun, 1,400 Stinger anti-aircraft system, 20 M17 helicopters और 10,000 grenade launcher। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज अपने आर्म मैन्युफैक्चरिंग को रैंप अप करने की कोशिश कर रही है ताकि यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार सप्लाई की जा सके। और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि युद्ध अभी महीनों तक चलने की संभावना है, इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज को यूक्रेन का समर्थन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। फरवरी की शुरुआत से रशिया को वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा लगाए गए इकोनॉमिक सैंक्शंस का सामना करना पड़ रहा है। और कैस्टिलियम की रिपोर्ट की माने तो 22 फरवरी से रशिया के ऊपर 9,200 से अधिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसके कारण रशिया वर्ल्ड मोस्ट सैंक्शन कंट्री बन गया है। चीटिंग करता है। और सैंक्शंस के कारण ही बड़ी बड़ी कंपनियां रशिया से पुल्ड आउट कर रही है। हालांकि रशिया अपने इकोनॉमी को जिंदा रखने में सक्सेसफुल रहा है थ्रू ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट, बट रशिया की मिलिट्री अभी ब्रेक डाउन कर रही है। इसी कारण से रशिया को नॉर्थ कोरिया से रॉकेट और आर्टिलरीज खरीदनी पड़ रही है। क्या बोला तूने? जी हाँ, आपने सही सुना, किंग जोंग उन वाले नॉर्थ कोरिया। और यदि यूएस गवर्नमेंट की माने तो रशिया ईरान से भी हथियार खरीदने की कोशिश कर रहा है, वही ईरान जो खुद यूएस सैंक्शन से सफर कर रहा है। और फ्यूचर में रशिया के लिए टेक्नोलॉजिकली एडवांस वेपन बना पाना मुश्किल होगा बिकॉज ऑफ द इम्पोर्ट सैंक्शंस। पुतिन भैया का प्लान बड़ा सिंपल था कि रशियन आर्मी यूक्रेन में जाएगी, कैपिटल कीव और बड़े शहरों पर कब्जा करेगी, बस खेल खत्म। क्या सोच है रे तेरी? और रशियंस का मानना था कि इस प्रोसेस में यूक्रेनियन आर्मी से थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी, बट हुआ इसके एकदम ऑपोजिट। क्यों? क्या हुई? यूक्रेनियन आर्मी ने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के दम पर स्टीप रेजिस्टेंस दिखाई और वेस्टर्न कंट्रीज का भी अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट मिला, जो कि पुतिन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अल्टीमेटली ओवर कॉन्फिडेंस की कीमत पुतिन भैया को चुकानी पड़ी। और कहते हैं ना, जो पक्ष युद्ध में असफलता के लिए तैयार नहीं होता उसे अल्टीमेटली हार का मुंह देखना पड़ता है।
अपने ओवर ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के कारण रशिया द्वारा युद्ध के मैदान में कई स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स किए गए। उदाहरण के लिए जब अप्रैल महीने में रशियन फोर्सेस को कीव और नॉर्थ यूक्रेन से पीछे हटना पड़ा और उन्हीं सैनिकों को लुहांस्क और दोनियास्क में भेजने के बाद से लोकल फाइटिंग फोर्स जो कि रशिया के लिए यूक्रेन की सेना के साथ लड़ाई कर रहे थे, उन्हीं फाइटर्स को रशिया ने कैनन फोडर की तरह यूज किया। हिंदी में बोले तो तोप के चारे के रूप में यूज किया। चूतिया बनाया तुमको। ऐसा करने से रशिया ने केवल उन्हीं सैनिकों को खो दिया जो वास्तव में यूक्रेन के साथ लड़ाई को जीतना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड रशियन फोर्सेस के पास इस तरह का कोई कमिटमेंट नहीं था। उदाहरण के लिए जब यूक्रेनियन फोर्स ने लुहांस्क और डोनियास्क पर हमला किया तब रशियन फोर्स ने बिना किसी लड़ाई के हार मान ली। वार को सस्टेन करने के लिए रशिया को शैडो मर्सेनरी पर निर्भर करना पड़ा है ताकि अपने फोर्सेस को बूस्ट किया जा सके। शैडो मर्सेनरी बोले तो भारे के टट्टू, भारे के सैनिक। इसीलिए पुतिन ने सीरियन फाइटर को इनवाइट किया है। ये वही फाइटर्स हैं जिन्होंने रशियंस के साथ मिलकर इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई करी थी। लेकिन जब रशिया अपने आक्रमण के लिए कॉन्ट्रैक्ट सोल्जर और आउटसोर्स्ड वॉलंटियर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था, तब यूक्रेन की सेना में लगभग पूरी तरह नेशनलिस्ट सोल्जर शामिल थे जो कि अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। ऑन द अदर हैंड भारे के सैनिक की तरह होते हैं। इनमें देशभक्ति का कोई जज्बा नहीं होता। जब तक भाड़ा मिलता रहेगा ये भी चलते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।